Hello everyone. I hope you all are doing good. I hope you all are doing good. लास्ट पार्ट में हमने किया था अपना नेशनल इनकम, जिसमें जीडीपी क्या होता है, एनडीपी के कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसमें कौन से मेथड्स होते हैं, ये सब हमने किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए मींस वो टॉपिक तो हमारा हो गया था, नेशनल इनकम हमने पूरा कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आफ्टर दैट हम कर रहे हैं फिजिकल पॉलिसी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मेनली हमारा एग्जीक्यूटिव मींस हमारी गवर्नमेंट का रोल होता है। फिजिकल पॉलिसी में हमारी गवर्नमेंट का मेन रोल होता है। सो स्टार्टिंग विद दिस फिजिकल पॉलिसी टॉपिक, इसके लिए जो मेन टूल होता है और यू कैन से प्राइमरी टूल, दैट इज़ बजट। ठीक है, बजट इज़ द प्राइमरी टूल टू डील विद द फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी बनाता कौन है? हमारी गवर्नमेंट बनाती है। हमारी गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी बनाती है। सो फॉर दैट पर्पस गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है हर साल, एंड फेब्रुअरी को ये प्रेजेंट किया जाता है। फेब्रुअरी का जब स्टार्टिंग मंथ होता है तब ये प्रेजेंट किया जाता है। पहले लास्ट पे किया जाता था, बट पिछले कुछ सालों से ये फेब्रुअरी के स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, लास्ट से ये प्रेजेंट किया जा रहा है। बट जो बजट वर्ड है, वी ऑल नो, ये मैंने पॉलिटी वाली क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, कि जो बजट वर्ड है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। बजट वर्ड जो है कहीं भी मेंशन नहीं है। जो आर्टिकल 112 है, ये डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल प्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, एंड उसी चीज़ को हम इनफॉर्मली बजट बोल देते हैं। ठीक है, पॉपुलरली उसको बजट बोलते हैं, बट टेक्निकल टर्म्स में, लीगल लैंग्वेज में उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में क्या बोलते हैं उसे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड आर्टिकल 110 जो है इसमें वी ऑल नो फाइनेंस बिल होता है टू कलेक्ट टैक्सेस। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज़ समवॉट रिलेटेड टू बजट। ठीक है, सो कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया था। आर्टिकल 110 में क्या होता है? फाइनेंस बिल के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस को कलेक्ट करती है। टैक्सेस को गवर्नमेंट कलेक्ट करती है फाइनेंस बिल के थ्रू। ठीक है, एंड ये मनी बिल होता है। जो हमारा फाइनेंस बिल होता है, अप्रोप्रिएशन बिल होता है, ये दोनों अपने मनी बिल होते हैं। आर्टिकल 110 जो है मनी बिल से डील करता है। एंड 114 जो है उसमें अप्रोप्रिएशन बिल है। 114 में अपना अप्रोप्रिएशन बिल है। एंड वी ऑल नो जो अप्रोप्रिएशन बिल है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मनी विड्रॉ करना फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये हमने ऑलरेडी पॉलिटी वाली क्लास में पढ़ा हुआ है। आर्टिकल 266A है ना। आर्टिकल 266A में कौन सी चीज़ें आती हैं? हमारे दो फंड आते हैं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो इस फंड से पैसे निकालने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अप्रोप्रिएशन बिल पास करती है, जो कि आर्टिकल 114 में दिया हुआ है। ठीक है, एंड बजट को प्रिपेयर कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री का। इस डिपार्टमेंट के अंदर एक बजट डिवीज़न होता है, बजट डिवीज़न होती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर। वो बजट को प्रिपेयर करती है। ठीक है, वो बजट को प्रिपेयर करती है। एंड बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जो है वो भी लाया जाता है। एंड उसको प्रेजेंट कौन करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होता है, ये हेड करता है अपने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को। जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसको हेड कौन करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। एंड वो, उसका मेन पर्पस होता है इकोनॉमिक सर्वे को बनाना। ठीक है, जो गवर्नमेंट की करंट पॉलिसी को बताता है, लास्ट ईयर का जो रहा है उसको बताता है, एंड फ्यूचर के लिए सजेशन भी देता है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, वो सब बताता है। एंड बजट का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ बजट? जो हमारा बजट होता है, इसके मेनली 3 काम होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ द एलोकेशन ऑफ फंड्स। सो फॉर व्हाट पर्पस? पब्लिक गुड। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को, अलग अलग स्टेट्स को फंड्स जो हैं वो एलोकेट किए जाते हैं। ठीक है, पब्लिक पर्पस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली बिहार को फंड्स एलोकेट किए गए थे। फॉर व्हाट पर्पस? पब्लिक गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट है, उसको फंड्स एलोकेट किए गए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कर्नाटका को दिए गए थे
फॉर जो वहाँ पे ड्रॉट वाला इवेंट हुआ था, वाटर शॉर्टेज हुई थी, उसके लिए। सो अलग अलग पर्पज़ के लिए दिए जाते हैं। उसका मेन काम होता है पब्लिक गुड, ठीक है, पब्लिक गुड। देन स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइज क्या करेगा? इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना। गवर्नमेंट क्या करती है? बजट के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देती है, जिससे पब्लिक के पास पैसे कम हो जाते हैं एंड ओवरऑल इन्फ्लेशन कम आ जाती है, डिमांड कम हो जाती है, सो इन्फ्लेशन भी रिड्यूस हो जाएगी। ग्रोथ, गवर्नमेंट हाईवे बनाती है, ब्रिज बनाती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करती है, और भी ऐसी चीज़ें करती है जिसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिले। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों के पास पैसे आएंगे तो डिमांड करेंगे तो इकॉनमी, हमारी जीडीपी ग्रो करेगी। देन एम्प्लॉयमेंट, ये तो बता ही दिया, ठीक है। देन रीडिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट क्या करेगी? जो रिच होगा उसको ज़्यादा टैक्स करेगी, जो पुअर होगा उसको हेल्प करेगी बाय वे ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सब्सिडीज़ देकर, ठीक है। अपना जो गवर्नमेंट राशन देती है उसके थ्रू, आयुष्मान हेल्थ कार्ड के थ्रू, ठीक है, अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट हेल्प करती है, ठीक है। सो दैट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस वाज द पर्पस ऑफ आवर बजट। एंड पब्लिक गुड, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था कि पब्लिक गुड कौन सी होती है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था इस साल प्रीलिम्स में अपने। पब्लिक गुड वो गुड होती है जो नॉन एक्सक्लूडेबल गुड होती है। प्रीलिम्स में नहीं, अपने CAPF में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है, CAPF में क्वेश्चन आया था। सो पब्लिक गुड कौन सी होती है? नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलस गुड। इसके एग्जांपल कौन सी है? हमारी रेलवे, जो हमारी रेलवेज़ है वो एग्जांपल है पब्लिक गुड की। मींस कोई भी, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता रेलवे की सर्विस लेने के लिए, एंड कोई भी प्राइवेट पर्सन अपनी खुद की रेलवे को लॉन्च नहीं कर सकता। मींस राइवलस नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल कल को अडानी उठ के नहीं बोल सकता कि मैं अपनी रेलवे चलाऊंगा एंड उसमें प्रीमियर सर्विस दूंगा, सब कुछ दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, वो नहीं कर सकता, ठीक है। चाहे वो रेट्स जो हैं, ठीक है, रेट्स कम रखे ज़्यादा रखे, वो मैटर नहीं करता। पब्लिक गुड जो होती है नॉन राइवलरस गुड होती है, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, नॉन राइवलरस आना है, ठीक है। नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस गुड, दो बेसिक फीचर्स होते हैं हमारे पब्लिक गुड के। देन बजट जो होता है, इसमें होता क्या है? वी ऑल नो, रिसीट्स होती हैं, एक्सपेंडिचर होता है जो लास्ट ईयर है उसका, रिवाइज्ड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर होती हैं लास्ट ईयर की, जो साल ख़त्म हो गया, एंड जो साल उन्होंने प्रपोज़ किया, मींस करंट ईयर जो साल स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में एस्टिमेटेड रिसीट्स एक्सपेंडिचर होता है, एंड जो साल आने वाला है उसके लिए भी कुछ सजेशंस होते हैं। ये चीज़ें हमारी बजट में होती है। एंड ये क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे ग्रोथ रेट एंड फिस्कल डेफिसिट? बिकॉज ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था, ये चीज़ अपने इकोनॉमिक सर्वे में दी थी, इसलिए मैंने लिख ली। बजट जो है, इसको जो अभी रिसेंटली जुलाई में अपना बजट आया था, इसको हम एक अलग से करेंगे, एक अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर इसमें करूँगा तो वो मिक्स सा हो जाएगा, बिकॉज उसमें कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ नई गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर रही थी, है ना, कुछ टैक्सेस का चेंज हुआ है, उसके लिए अलग से वीडियो में करेंगे। अगर इसी में करूँगा तो वो खिचड़ी सी बन जाएगी, ठीक है। सो फॉर दैट रीज़न मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा, उसको हम अलग से करेंगे। सो जीडीपी ग्रोथ रेट एंड फिस्कल डेफिसिट, ये दोनों पिछले 3 सालों में रिड्यूस हुए हैं। मीन्स हमारा ग्रोथ रेट भी रिड्यूस हुआ है एंड फिस्कल डेफिसिट भी रिड्यूस हुआ है। ये क्या होता है, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड एक हमारे पास FRBM एक्ट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि हम रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट करेंगे एंड फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स आपके पास डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए पैसे नहीं है। मीन्स आपके पास डेली एक्टिविटीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरीज़, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास फूड के लिए पैसे नहीं है, फ्यूल के लिए पैसे नहीं है, मीन्स आप भूखे मर रहे हो, स्टारवेशन काइंड ऑफ सिचुएशन है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। सो रेवेन्यू डेफिसिट को हम एलिमिनेट कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ज़ीरो ले आएंगे, एंड फिस्कल डेफिसिट को हम कम करेंगे। अब इसको कम क्यों करेंगे, इसको एलिमिनेट क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्री होती है उसका फिस्कल डेफिसिट रहता ही है, कोई भी डेवलपिंग कंट्री है उसका फिस्कल डेफिसिट रहता है, बिकॉज उसने ग्रोथ पर्पज़ के लिए एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना होता है, एंड उसके जो रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इसी कारण उसका फिस्कल डेफिसिट कुछ ना कुछ तो रहता ही है। सो हम उसको कम करेंगे, वी विल ब्रिंग डाउन दैट फिस्कल डेफिसिट, बट उसको ज़ीरो नहीं कर सकते।
उसको ज़ीरो नहीं कर सकते बिकॉज वो फेवरेबल भी नहीं है एंड डिज़ायरेबल भी नहीं है। ठीक है। सो FRBM एक्ट ने क्या कहा था, एलिमिनेट कर देंगे रेवेन्यू डेफिसिट को एंड कम करेंगे अपने फिजिकल डेफिसिट को। इन दोनों को हम आगे बढ़ेंगे क्या होते हैं, मीनिंग क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एंड ये FRBM एक्ट करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में कोई भी बात नहीं करता। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे, जस्ट बता रहा हूँ बिकॉज PYQ बेस्ड है ये चीज़ हमारे PYQ में ऑलरेडी पूछी हुई है। फॉर दैट रीज़न मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया था कि FRBM एक्ट जो है करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में कोई भी बात नहीं करता। ठीक है, कोई भी बात नहीं करता। नाउ बजट। ठीक है, इसको इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जो बजट होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा रेवेन्यू, देन सेकंड इज़ कैपिटल। एक रेवेन्यू पार्ट होता है एंड दूसरा हमारा कैपिटल पार्ट होता है। जो रेवेन्यू होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक रिसीट्स एक एक्सपेंडिचर। वी ऑल नो रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे ही कैपिटल में भी कैपिटल रिसीट्स होंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नाउ जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, रेवेन्यू नेचर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू वो चीज़ होती है जो रेकरिंग नेचर की होती है, जो रेकरिंग नेचर की होती है, जो बार बार होती है। रेकरिंग मीन्स बार बार होती है जो, ठीक है, जो बार बार होती है, रेकरिंग होती है एंड जिससे हमारा कोई एसेट क्रिएट नहीं होता, ना ही हमारी कोई लाइबिलिटी कम या ज़्यादा होती है। ना कोई हमारा एसेट क्रिएट होता है, ना ही लाइबिलिटी कम या फिर ज़्यादा होती है। वो चीज़ को बोलते हैं हम अपना रेवेन्यू। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वो होती है जो या तो हमारा एसेट इंक्रीज़ कर रही है या फिर डिक्रीज़ कर रही है, या तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है या तो डिक्रीज़ कर रही है, उसको हम कैपिटल बोल देते हैं, उसको हम कैपिटल बोल देते हैं। ये अकाउंटेंसी की टर्म्स हैं, बस इतना याद रखो कि जो मैंने बताया दिस इज़ इनफ। कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है। ठीक है। अब रेवेन्यू रिसीट्स में क्या आता है, रेवेन्यू रिसीट्स में क्या आता है, रिसीट मीन्स हम कुछ रिसीव कर रहे हैं। सो रेकरिंग नेचर, जैसे टैक्स है, टैक्स तो हर साल आपको पे करना पड़ता है। GST आप पे करोगे, इनकम टैक्स पे करोगे, और भी कितने तरह के टैक्सेस हैं जो आप पे करोगे। सो रेवेन्यू रिसीट्स में आ जाएगा टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स आ जाएगा आपका, इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा जिसमें GST कस्टम्स ये सब आएगा। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स होगा, आपका कॉरपोरेशन टैक्स होगा, आपका वेल्थ टैक्स होगा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। उसको हम आगे बढ़ेंगे डिटेल में, टैक्स को, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, उसको हम आगे बढ़ेंगे डिटेल में। नॉन टैक्स में क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा, गवर्नमेंट को डिविडेंड रिसीव होता है। RBI जो है गवर्नमेंट को हर साल प्रॉफिट ट्रांसफ़र करता है, और भी जितनी PSUs हैं अपना प्रॉफिट जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करती हैं। गवर्नमेंट को फ़ीस के थ्रू पैसे आते हैं, पेनल्टीज़ के थ्रू पैसे आते हैं। सो इन सब मीन्स के थ्रू गवर्नमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट करती है। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मीन्स वही चीज़ है जो आपकी लाइबिलिटी ना इंक्रीज़ कर रहा है ना डिक्रीज़ कर रहा है, आपका एसेट ना इंक्रीज़ कर रहा है ना डिक्रीज़ कर रहा है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेड। अब गवर्नमेंट लोन लेती है, गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लेती है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए। डेवलपमेंट लोन ले लिया, उसके ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करेगी। सो वो है अपने रेवेन्यू बेसिस का, मींस वो हर साल गवर्नमेंट को टैक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देन सब्सिडीज़, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो आप राशन लेते हो, ठीक है, जो BPL फैमिलीज़ को राशन मिलता है, ठीक है, उसमें सब्सिडी होती है। ग्रांट्स, गवर्नमेंट जो है स्टेट्स को ग्रांट देती है, गवर्नमेंट स्टेट्स को ग्रांट देती है हर साल कुछ ना कुछ। सो वो भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा बिकॉज वो रेकरिंग नेचर का है, रेकरिंग नेचर का है, हर साल हो रहा है, बार बार हो रहा है, दैट्स वाई वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। एंड वो कोई एसेट या फिर लाइबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करता, इसलिए वो रेवेन्यू के अंदर आ जाएगा, रेवेन्यू हेड के अंदर आ जाएगा। ये था हमारा रेवेन्यू बजट, मीन्स बजट का रेवेन्यू पार्ट। देन बजट का कैपिटल पार्ट में क्या आएगा, इन कैपिटल पार्ट वी हैव अगेन कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट्स में क्या है, कैपिटल रिसीट्स कौन सी होंगी, जो या तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ करेंगी या फिर एसेट डिक्रीज़ करेंगी, या हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ करेंगी या फिर एसेट डिक्रीज़ करेंगी। अब ये कैसे होगा ये हम बताते हैं। अब गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू कर दिए, गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू किए। बॉन्ड्स होता क्या है, एक तरह का लोन होता है, इसको लोन बोलते हैं, है ना। बॉन्ड्स इज़ अ लॉन्ग टर्म। गवर्नमेंट ने शेयर्स इशू नहीं किए, शेयर्स जो होते हैं वो ओनरशिप होती है, बट जो बॉन्ड्स होते हैं ये डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे ना, उसमें हम देखेंगे बॉन्ड्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब देखेंगे। जो बॉन्ड्स होता है ये डेट इंस्ट्रूमेंट होता है एंड गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किए, सो लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, ये भी एक रिसीट है। देन लोन टेकन,
डायरेक्टली गवर्नमेंट ने लोन ले लिया किसी फॉरेन कंट्री से, या फिर हमारे डोमेस्टिकली बैंक से लोन ले लिया, आरबीआई से लोन ले लिया, या फिर पब्लिक से लोन ले लिया जीसैक इशू करके, तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने कोई पीएसयू थी उसको बेच दिया। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया गवर्नमेंट ने बेच दिया था। अब एयर इंडिया गवर्नमेंट का क्या था, एसेट था। गवर्नमेंट जब बेच दिया तो उसका एसेट कम हो गया, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। लोन रिकवर्ड, कोई पुराना लोन था गवर्नमेंट ने दिया हुआ था किसी स्टेट को, अब वो रिकवर हो गया, जिससे क्या होगा, एसेट कम हो जाएगा। जब हम लोन लेते हैं, ठीक है, जब हम लोन लेते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है, बट जब हम लोन देते हैं तो वो हमारा एसेट होता है। ठीक है, जो बैंक्स होते हैं उनके बैलेंस शीट में जो लोन होता है ना, वो एसेट साइड पे शो होता है, बिकॉज वो उनका एसेट है, उनको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, अब गवर्नमेंट को लोन रिकवर हो गया, इसीलिए उनका एसेट रिड्यूस हो गया। स्मॉल सेविंग स्कीम्स, जो अलग अलग तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम होती है ना, वुमेंस के गर्ल्स के नाम पे भी होती हैं, वुमेन के नाम पे होती है, किसान के नाम पे होती है हमारी, आपने सुना होगा किसान विकास पत्र। ठीक है, ऐसे आपने सुनी होंगी। सो ये जो होती हैं गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटीज़ होती हैं। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट को ये पे बैक करनी पड़ती हैं, इसीलिए ये लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर देती है। ये भी कैपिटल रिसीट है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, ये सारे के सारे कैपिटल रिसीट्स हैं एंड लाइबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट को ये चीज़ें पे बैक करनी पड़ती हैं। ठीक है, दिस इज़ हमारा कैपिटल रिसीट्स। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, ये आपकी लाइबिलिटी को कम करता है एंड एसेट को इंक्रीज़ करता है। अब एक्सपेंडिचर किया मीन्स आपने खर्च किया, गवर्नमेंट ने रोड बना दिया, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बना दिया। ये क्या है, हॉस्पिटल क्या है आपका, हॉस्पिटल आपका एसेट है, रोड आपका एसेट है, आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा टोल प्लाजा के थ्रू। हॉस्पिटल आपका एसेट है, रेवेन्यू जनरेट करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई मॉल बना दिया, वो आपका एसेट है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देगा, सो एसेट इंक्रीज़ करेगा। एग्जांपल क्या है इसकी, गिविंग लोन्स टू स्टेट, गवर्नमेंट ने स्टेट्स को लोन दे दिए डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए। मींस गवर्नमेंट ने बोला कि आप रोड बनाओ, ब्रिज बनाओ, हाईवे बनाओ, मॉल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ। सो वो सब क्या है, वो आपके एसेट्स हैं। गवर्नमेंट ने ओल्ड लोन जो लिया हुआ था वो रीपे कर दिया। गवर्नमेंट ने लोन लिया था वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था इंडिया ने। सो लोन क्या होता है, अभी मैंने बताया कि अगर हम लोन ले रहे हैं तो वो लाइबिलिटी है, अगर हम लोन दे रहे हैं तो वो एसेट है। गवर्नमेंट ने लोन लिया था, लाइबिलिटी थी, गवर्नमेंट ने रीपे कर दिया, लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, सो लाइबिलिटी आपकी रिड्यूस हो गई। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, जितना सिंपल फॉर्म में हो सकता है मैं उतना सिंपल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट में बता देना कि कुछ चीज़ समझ नहीं आई, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा दोबारा। सो ये था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड जो बोरिंग्स हैं ये भी याद रखना, जो हमारी इंटरनल बोरिंग्स हैं, दो तरह की बोरिंग्स होती हैं, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल गवर्नमेंट कहाँ से लेती है, या तो आरबीआई से लेगी। ठीक है, आरबीआई को बोलेगी कि आप नोट इशू कर दो, या फिर आरबीआई से डायरेक्ट लोन ले लेगी, या फिर पब्लिक से लेगी। पब्लिक से कैसे, बॉन्ड्स इशू करके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके, या फिर लेगी बैंक से। बैंक को बोलेगी कंपलसरी कि आप हमारी सिक्योरिटीज़ को, बॉन्ड्स को परचेज़ करो एसएलआर के अंदर। जो एसएलआर होता है, जो मैंने ऑलरेडी जो इकोनॉमी का पहले वीडियो किया था उसमें बताया था, बट हम इसको दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, 18% तक करना होता है मिनिमम। सो इंटरनल बोरिंग इसके थ्रू गवर्नमेंट लेती है। सो जो हमारी इंटरनल बोरिंग्स हैं वो ज़्यादा हैं कंपेयर टू एक्सटर्नल बोरिंग्स। अराउंड 97% हमारी बोरिंग्स जो है गवर्नमेंट की वो इंटरनल है। ठीक है, सिर्फ 3% है जो कि एक्सटर्नल बोरिंग्स हैं। एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, जापान से लोन ले लिया, यूएस से लोन ले लिया, ये सब एक्सटर्नल है, ये सब एक्सटर्नल बोरिंग्स हैं। ठीक है, ज़्यादातर हमारी इंटरनल है, ये भी याद रखना। नाउ बजट डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है कम होना। ठीक है, डिफरेंस, सिंपल, डेफिसिट का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस इसका मतलब होता है। सो बजट डेफिसिट मीन्स बजट में ही डिफरेंस आ गया। बजट डेफिसिट निकलता कैसे, बजटरी एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें से हम माइनस कर देते हैं बजटरी रिसीट्स को। मीन्स जितना भी गवर्नमेंट को रिसीव हुआ, जितना भी गवर्नमेंट का खर्च हुआ, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का है चाहे कैपिटल नेचर का है, उन सबको टोटल कर दोगे आप, उसमें से माइनस कर दोगे जितना भी गवर्नमेंट को रिसीव हुआ, टैक्स के थ्रू, नॉन टैक्स के थ्रू, या फिर अदर उसके थ्रू। ठीक है, उसको हम क्लब कर देंगे, जितना रिसीव हुआ उसको क्लब कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे जितना हमने खर्च किया, जो निकल के आएगा उसको बजट डेफिसिट बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बजट डेफिसिट।
नेक्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट। ये यूपीएससी ने कितनी बार फॉर्मूला पूछा हुआ है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट ये भी पूछा हुआ है। सो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स जो थी उसको माइनस कर देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। हमने ऊपर देखा रेवेन्यू रिसीट क्या थी, ये हमारी रेवेन्यू रिसीट थी। इसमें से माइनस कर देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, जो हमारे पास निकलेगा उसको बोला जाएगा अपना रेवेन्यू डेफिसिट। एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट माइनस कर देंगे, रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। देन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये भी एक अलग ही लेवल का, जैसे होता है ना अल्ट्रा प्रो मैक्स, सो वैसे वाली चीज़ है ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव मीन्स, ये जो इफेक्टिव टर्म है ये डिनोट करती है एसेट्स को, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने लॉन्च दिए थे स्टेट्स को एसेट क्रिएट करने के लिए, जो ये वाले लोन लिए दिए थे गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर लोन दिए थे स्टेट्स को कि आप रोड बनाओ, ब्रिज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, मॉल बनाओ, है ना, वो सब एसेट है। सो गवर्नमेंट उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानती, गवर्नमेंट उसको क्या मानती है, गवर्नमेंट उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानती है। इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें से अगर हम ग्रांट्स जो हमने दी हैं स्टेट्स को एसेट बनाने के लिए वो माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट निकल के आएगा उसको बोला जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये चीज़ हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है, एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, उस सब में दी हुई है ये चीज़, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस कर देंगे अपन ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स टू स्टेट्स, जो सेंटर ने ग्रांट्स दी हैं स्टेट गवर्नमेंट को एसेट क्रिएट करने के लिए, उसको माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। नाउ फिस्कल डेफिसिट, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। फिस्कल डेफिसिट कितनी बार पूछा हुआ है, सीएपीएफ में पूछा हुआ है, सीडीएस में पूछा हुआ है। सो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे टोटल रिसीट्स, जितनी भी गवर्नमेंट को रिसीट्स हुई हैं, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। अब ये क्या चीज़ है, मैंने बताया गवर्नमेंट के दो तरह की रिसीट्स होती हैं कैपिटल नेचर की, हमने लास्ट में देखा था। ये देखो कैपिटल नेचर की गवर्नमेंट को दो तरह की रिसीट्स होती हैं। एक गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, गवर्नमेंट को लोन रिकवर हो गया, गवर्नमेंट को लोन रिकवर हो गया एंड गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। सो ये गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है, ये गवर्नमेंट के ऊपर कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही, बट गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू कर दी है जो कि एक तरह का लोन है। गवर्नमेंट ने लोन ले लिया डायरेक्टली किसी वर्ल्ड बैंक से या किसी और कंट्री से, ठीक है। सो ये चीज़ों को हम एक्सक्लूड कर देंगे एंड इनको सिर्फ इंक्लूड करेंगे, जो निकल के आएगा उसको बोला जाएगा फिस्कल डेफिसिट, उसको बोला जाएगा फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। सॉरी फॉर दिस या 40 यस या। सो टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू प्लस कैपिटल, उसमें से माइनस कर देंगे टोटल रिसीट, जिसमें क्या आएगा रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, जो डेट क्रिएट नहीं कर रही वो वाली कैपिटल रिसीट्स, जैसे गवर्नमेंट को लोन रिकवर हो गया, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, उसको ऐड करेंगे सिर्फ, ठीक है, वो हमारा निकल के आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट निकल के आ जाएगा। देन वी हैव फिस्कल डेफिसिट के और भी फॉर्मूले होते हैं, वो क्या है, फिस्कल डेफिसिट के हमारे 2-3 फॉर्मूलेज होते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तमिलनाडु बोर्ड में भी दिया हुआ है। सो देख लेते हैं बिकॉज यूपीएससी पूछ लेता है इनको। रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स को। जो रेवेन्यू डेफिसिट हुआ था हमारा, हमने देखा था रेवेन्यू डेफिसिट कैसे होता है, रेवेन्यू रिसीट में से माइनस कर देते हैं एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट निकल के आ जाता है। उसमें ऐड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जो गवर्नमेंट टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, जिसमें गवर्नमेंट ने एसेट बनाए या फिर गवर्नमेंट की एसेट लाइबिलिटी कम हुई, उसको ऐड कर देंगे। उसमें से माइनस कर देंगे जो हमारे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स हैं, जो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा, अपने पास फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसका एक और तरीका है, आप डोमेस्टिक बोरोइंग्स हैं गवर्नमेंट की, उसको ऐड कर दो, जो गवर्नमेंट ने आरबीआई से पैसे लिए हैं वो ऐड कर दो, एंड जो बाहर से पैसे लिए हैं मीन्स जापान से, यूएस से, वर्ल्ड बैंक से, उनको ऐड कर दो। सिंपल बोलें तो जितनी भी गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग्स हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी टोटल बोरोइंग्स हैं, अगर हम उनको ऐड कर दें तो वो हमारा इक्वल होगा किसके, फिस्कल डेफिसिट के, वो हमारा फिस्कल डेफिसिट के इक्वल होगा। गवर्नमेंट की जितनी भी बोरोइंग्स हैं अगर हम सबको क्लब कर दें, फिस्कल डेफिसिट के इक्वल होगा। एंड इसका एक और वे है, जो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स हैं
वो भी हमेशा इक्वल होती हैं किसकी, फिस्कल डेफिसिट के। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स जो हैं हमेशा इक्वल होती हैं फिस्कल डेफिसिट के। तो ये टोटल वी हैव 4 वेज, ठीक है, 4 तरीके हैं हमारे पास, 4 फॉर्मूलाज हैं, आप इनको देख सकते हो। किसी का भी यूपीएससी पूछ सकता है, पूछा भी ऑलरेडी। सो इसको अपने माइंड में रखना, इसको अपने माइंड में रखना, ठीक है। एंड जो फिस्कल डेफिसिट था हमारा 2024 का कितना रहा था, 2024 मीन्स 2023 से लेके 24 तक जो फाइनेंशियल ईयर था 2023-24, उसमें हमारा 5.6 रहा था फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। जो हमारा ईयर एंड हुआ था अभी मार्च में 2023-24 वाला, उसमें हमारा 5.6% फिस्कल डेफिसिट था। एंड दिस ईयर जो 2024 एंड 5 है, इसमें गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया, ठीक है, ये प्लान्ड है कि हमारा 4.9% होगा, 4.9% होगा, ये गवर्नमेंट ने प्लान किया बजट में। किस साल के लिए, 2024-25 के लिए। एंड जो 25-26 होगा, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर होगा जो, उसका गवर्नमेंट ने टारगेट रखा हुआ है 4.5%, 4.5%, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने टारगेट रखा हुआ है अपना फिस्कल डेफिसिट का, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा हुआ है। देन वी हैव प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, अब ये क्या चीज़ होती है, ये क्या चीज़ होती है, गवर्नमेंट ने, अब हमने अभी ऊपर देखा फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, अलग अलग वेज से हमने देखा, टोटल 4 वेज थे हमारे पास फिस्कल डेफिसिट। जब हम फिस्कल डेफिसिट में से गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देगी, अब ये क्यों कर रही है, वाई गवर्नमेंट इज़ रिड्यूसिंग दिस इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट टू गेट दिस प्राइमरी डेफिसिट, बिकॉज हर साल वी ऑल नो कि जो गवर्नमेंट जो है उसका फिस्कल डेफिसिट रहता है। क्यों रहता है, बिकॉज डेवलपिंग कंट्री है, हमें ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, हम ज़्यादा टैक्स नहीं चार्ज कर सकते बिकॉज लो मिडिल इनकम कंट्री है हम। फॉर दैट रीज़न गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लोन लेती है इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, उसके ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है। सो गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम तो सिर्फ इसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो तो हम पुराने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। सो एग्जैक्टली हम कितना रेवेन्यू बेसिस पे हम कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं आउट एक्सेप्ट दिस इंटरेस्ट जो हम ओल्ड लोन पे कर रहे हैं, वो हमारा कितना है, उसको निकालने के लिए गवर्नमेंट सिंपली जो फिस्कल डेफिसिट होती है उसमें से माइनस कर देती है इंटरेस्ट पेमेंट जो ओल्ड लोन पे करती है, ठीक है। हमारे पास निकल के आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट। ये यूपीएससी ने कितनी बार पूछ रखा है, ठीक है, बहुत बार पूछ रखा है अपना प्रीलिम्स में, सीएपीएफ में, सीडीएस में, कि प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है। एंड जो बजट डेफिसिट होता है ये हमेशा ज़ीरो होता है, इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज ज़ीरो। वाई इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो, बजट डेफिसिट मैंने ऑलरेडी बता दिया ऊपर कि क्या होता है। ये हमेशा ज़ीरो इसलिए होता है बिकॉज जितना भी अपना गवर्नमेंट का डेफिसिट आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट का था 700 करोड़, गवर्नमेंट का था एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों आता है। एंड गवर्नमेंट का 640 करोड़ जो था वो गवर्नमेंट की रिसीट्स थी, कैपिटल प्लस रेवेन्यू रिसीट्स। जो 60 करोड़ का डिफरेंस आया, गवर्नमेंट क्या करती है, इसको बोलते हैं हम डेफिसिट, इसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं ना। 60 करोड़ जो आया अभी, गवर्नमेंट इस अमाउंट को फुलफ़िल करने के लिए या तो आरबीआई से लोन ले लेगी, या पब्लिक से लेगी, या बैंक से लेगी, या फिर जापान, यूएस, यूके, वर्ल्ड बैंक, कहीं और से लोन ले लेगी। सो वो तो फिल हो जाता है ना अल्टीमेटली वो फिल हो जाता है। सो बजट डेफिसिट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये भी एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन दी हुई है, ठीक है। इसको भी याद रखना कि बजट डेफिसिट हमेशा ज़ीरो होता है। हैरान मत हो जाना कि ज़ीरो कैसे हो सकता है, रीज़न बता दिया क्यों ज़ीरो होता है, बिकॉज गवर्नमेंट टैक्स रेज़ कर लेती है, उस अमाउंट को रेज़ कर लेती है किसी भी मीन्स के थ्रू। नाउ फिस्कल प्रूडेंस या फिर फिस्कल कंसोलिडेशन, ये एक ही चीज़ है दोनों। इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर रही है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसका फिस्कल डेफिसिट ना हो। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उसका फिस्कल डेफिसिट ना हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देगी एंड अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर देगी। वो कैसे कर सकती है, अब आप एक्सपेंडिचर को कैसे रिड्यूस करोगे, गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी कम कर देगी। सब्सिडी गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू नेचर का। गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो दे रही है, आपको पेंशन दे रही है, हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, और भी कितने तरह के गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही है, ठीक है। किसानों को दे रही है, यूथ को दे रही है, वुमेंस को मिल रहा है, फैमिलीज़ को मिल रहा है। गवर्नमेंट उन सबको रिड्यूस कर देगी। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। जो लॉस मेकिंग पीएसयू हैं, गवर्नमेंट उसको बंद कर देगी, ताकि लॉस जो ऑलरेडी हो रहा है गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को अफेक्ट कर रहा है, वो कम हो जाए। देन डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी, कोई एसेट है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट उसको बेच देगी। सो इनके थ्रू गवर्नमेंट अपने
जो पहले तीन है इनके थ्रू गवर्नमेंट अपने जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करेगी, जो लास्ट वाला है डिसइन्वेस्टमेंट इसके थ्रू गवर्नमेंट अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर लेगी। इसी को बोलते हैं फिस्कल प्रूडेंस या फिर फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल प्रूडेंस या फिर फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल स्टिमुलस ये क्या होता है, ये इसका नाम आपने सुना होगा जब अपना कोविड चल रहा था, 20 लाख करोड़ की ऐसे चलता होता था ना न्यूज़ में, चिल्ला चिल्ला कर वो अर्नब बोलता होता था, मे बी अर्नब बोलता था 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़, तो वो क्या था, वो फिस्कल स्टिमुलस था, वो था फिस्कल स्टिमुलस। इसके थ्रू क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, टैक्सेस को कम कर देती है एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, जो 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने लगाया था कोविड में, वो क्या था, वो फिस्कल स्टिमुलस था, गवर्नमेंट ने उसके थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ किया था, बिकॉज उस टाइम पे लोगों की इनकम नहीं थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया था। इसी चीज़ को बोलते हैं फिस्कल स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ फिस्कल सीपेज। फिस्कल सीपेज क्या होता है, जब गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट टारगेट को मीट आउट नहीं कर पाती उसको फिस्कल सीपेज बोल देते हैं। गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था हम 4.5% अचीव करेंगे, हम 4.5% अचीव करेंगे फिस्कल डेफिसिट तक को, बट गवर्नमेंट ने एक्चुअल में क्या निकला, जब एक्चुअल में रिजल्ट आए तो 5.5 था, मीन्स जो टारगेट था 4.5 का उससे 1% ज़्यादा था। इसी को बोलेंगे फिस्कल सीपेज, इसी को हम बोलते हैं फिस्कल सीपेज। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप पूछ सकते हो। ठीक है, नाउ अब गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट हो गया, इस साल का टारगेट क्या था 4.9%। अब जो 4.9% है गवर्नमेंट कहाँ से लेकर आएगी, 4.9% किस चीज़ का, हमारी जीडीपी का, ये भी याद रखना। जो हमारी जीडीपी होती है हम उसके कंपैरेटिव में बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। सो 4.9% जो है गवर्नमेंट कहाँ से लेकर आएगी, उसको फाइनेंस कैसे करेगी। गवर्नमेंट के पास तीन रास्ते होते हैं, फर्स्ट इज़ बोरोइंग, सेकंड इज़ अपना गवर्नमेंट्स बैंकर आरबीआई, थर्ड इज़ अपना हम जनता, हम सिटीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट बोरो कहाँ से करेगी, पब्लिक से। पब्लिक से कैसे करेगी, गवर्नमेंट जी सेक इशू करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल इशू करेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करेगी। इन सब मीन्स के थ्रू गवर्नमेंट पब्लिक से पैसे रेज करेगी फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। या फिर गवर्नमेंट अपने बैंक्स को बोलेगी, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनको वी ऑल नो, इनको एसएलआर रखना होता है, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैचुटरी में वाई स्टैचुटरी, बिकॉज जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि मिनिमम 18% जो है बैंक्स को एसएलआर मींस स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो के अंदर वो चीज़ें रखनी पड़ेंगी जो सिक्योर्ड हैं, वो एसेट रखने पड़ेंगे जो सिक्योर्ड है, एंड वो भी लिक्विड नेचर के, जो 3 महीने के अंदर अंदर आप जिसको कैश करवा सकते हो। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें रखनी पड़ेंगी। सो गवर्नमेंट आरबीआई बैंक्स को बोलेगी कि आप हमारी सिक्योरिटीज़ परचेज़ करो, एंड बैंक्स को वो चीज़ करना ही पड़ेगा, बैंक को वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बैंक डिनाई नहीं कर सकते। सो ये दो तरीके हो गए गवर्नमेंट के बोरो करने के। देन आरबीआई, गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगी कि आप मुझे लोन दे दो फिस्कल डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए, आरबीआई लोन दे देगा वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू, और भी आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके थ्रू। या फिर गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगी कि आप नई करेंसी प्रिंट करके हमें लोन दे दो, एंड ये जो नई करेंसी प्रिंट करना है ये ज़्यादा डेंजरस होता है इकोनॉमी के लिए, बिकॉज ये इन्फ्लेशन को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, इसी को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग। नेक्स्ट इज़ हम सिटीजन्स, हम रेजिडेंट्स। ठीक है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगी, टैक्स रेट को इंक्रीज़ कर देगी, टैक्स रेट को इंक्रीज़ कर देगी, या फिर कोई नया टैक्स ले आएगी गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। सो ये तीन रास्ते हैं गवर्नमेंट के पास फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। नाउ अगर गवर्नमेंट पब्लिक से पैसे लेती है तो होता क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग के कारण क्या होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। ये आपने बहुत बार सुना होगा, इकोनॉमी में, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में आपने ये टर्म सुनी होगी, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। जब भी बजट आता है तो इस चीज़ का जिक्र ज़रूर होता है, इस चीज़ का मेंशन ज़रूर होता है हमारे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, क्राउडिंग आउट इफेक्ट के बारे में। सो गवर्नमेंट अगर पब्लिक से पैसे फाइनेंस कर रही है, पब्लिक से पैसे फाइनेंस करेगी, अपना डेट इशू कर देगी, पब्लिक पैसे दे देगी उसको। नाउ पब्लिक के पास लिमिटेड पैसा है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हमने वो गवर्नमेंट का बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, सिक्योरिटी उसको परचेज़ कर लिया, वो पैसे हमारे ख़त्म हो गए। अब जो प्राइवेट प्लेयर है जब वो अपने शेयर्स इशू करेगा, जो प्राइवेट प्लेयर अपने शेयर्स इशू करेगा, हमारे पास पैसे नहीं होंगे उसको परचेज़ करने के लिए। इसके कारण क्या होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं ये भाग जाते हैं, भाग जाने का मतलब इनका बिजनेस बंद हो जाता है। बिजनेस बंद हो जाता है मीन्स उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो डेफिसिट फाइनेंसिंग के कारण क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर, बिकॉज उनके पास कम पैसे बच जाते हैं मार्केट में।
देन बैंक्स, अब गवर्नमेंट ने कंपल्सरी बोल दिया बैंक्स को कि आपको हमारी सिक्योरिटीज़ लेनी पड़ेगी। अब बैंक्स मना नहीं कर सकते, बैंक एसएलआर के लिए मना नहीं कर सकते। जो एसएलआर है उनका 18%, उसके लिए वो मना नहीं कर सकते, ठीक है। वो बाउंड है स्टैट्यूटरली, लॉ के थ्रू बाउंड है। सो बैंक्स जो हैं वो फाइनेंशियली रिप्रेस्ड होंगे, फाइनेंशियल डिप्रेशन होगा रेजिडेंट्स का, बिकॉज हमारा ही तो पैसा बैंक्स के अंदर है। बैंक वो 18% कहाँ से लाएंगे, जो हमने अपने डिपॉजिट करवाए हैं वहीं से लाएंगे। सो फाइनेंशियल डिप्रेशन होगा रेजिडेंट का, बिकॉज जो बैंक होंगे उनको लो प्रॉफिटेबल बॉन्ड्स जो हैं गवर्नमेंट के वो परचेज़ करने पड़ेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट के बॉन्ड सिक्योर्ड होते हैं, इसलिए उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम होता है। अब बैंक को वो परचेज़ करने पड़ेंगे, बैंक को कोई खास प्रॉफिट तो होगा नहीं। अगर बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो हमारे डिपॉजिट के ऊपर इन रिटर्न हमें सेविंग इंटरेस्ट रेट कुछ खास देगा नहीं। इसके कारण हमारा फाइनेंशियल डिप्रेशन होगा, फाइनेंशियल डिप्रेशन होगा हम रेजिडेंट्स का, ठीक है। नन ये भी टर्म देख लो, रिकार्डियन इक्विवेलेंस। ये क्या होता है, जब फ्यूचर जनरेशन को पे करना पड़ेगा आज के फिस्कल डेफिसिट के लिए, उसको बोलते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस। मींस गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट हुआ लास्ट ईयर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट हुआ। अब गवर्नमेंट ने इस साल उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, या फिर गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो था वो बंद कर दिया। गवर्नमेंट जो हमें कंपनसेशन दे रही थी, हमें अलाउंस दे रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दे रही थी, कोई सब्सिडी दे रही थी, गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। सो इससे क्या हो रहा, हमारा जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसका लॉस हो रहा है, उसको पे करना पड़ रहा है पुराने फिस्कल डेफिसिट के लिए जो उन्होंने करवाया भी नहीं था। उसी को बोलते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस, रिकार्डियन इक्विवेलेंस, ठीक है, रिकार्डियन इक्विवेलेंस। नाउ ये कुछ चीज़ें हैं अलग अलग तरह की, ये ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, ये क्या होता है, 1986 में ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी। ज़ीरो बेस मींस उसका बेस जो होगा वो ज़ीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रीवियस बजट है, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जो बजट इंट्रोड्यूस किया था, गवर्नमेंट उसको रेफ़र नहीं करेगी नए बजट में। गवर्नमेंट will not refer will not made any will not make any reference to previous budget in the current budget। अगर गवर्नमेंट करंट बजट इंट्रोड्यूस कर रही है उसमें प्रीवियस बजट का कुछ भी नहीं लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने हेल्थ के ऊपर दिया था 30,000 करोड़, ठीक है। अब इस साल गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस करेगी, गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि लास्ट ईयर हमने 30,000 करोड़ दिया था, इस टाइम हम उसको इंक्रीज़ करके 40,000 करोड़ कर रहे हैं, ठीक है। कोई रेफरेंस नहीं दी जाएगी इसको जो प्रीवियस ईयर था, इसका टोटल नया होगा करंट ईयर का। उसी को बोलते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। जो जितना भी एक्सपेंस होगा, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अगर कम भी करती है, लास्ट ईयर 30,000 करोड़ था, इस साल गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ कर दिया, गवर्नमेंट इसको जस्टिफाई करेगी इन मेरिटोरियस मैनर। गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि हमने लास्ट ईयर जो लाया था उसका ये बेनिफिट हुआ, लोगों ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की, इसी कारण हमें लगता है कि हमें हेल्थ के ऊपर इतना एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए। सो एवरी एक्सपेंस इज जस्टिफाइड इन मेरिटोरियस मैनर, उसी को बोलते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। देन आउटकम बेस्ड बजटिंग, ये नाम से क्लियर है। इसमें होता क्या है, इसमें जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, वो इंडिपेंडेंट इवेलुएटर्स के साथ एंड असेसमेंट एजेंसीज के साथ मिल जाती हैं मीन्स उनको हायर करती हैं, उनको ऑफ कोर्स हायर करती हैं रिसोर्सेज को इवेलुएट करने के लिए एंड एलोकेट करने के लिए। उनको जस्ट ये बोलेंगी कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप आओ इनको इवेलुएट करो, एंड ये हमारे प्रपोज्ड प्लान्स हैं, हमको बताओ कि हम इस अमाउंट को, लिमिटेड अमाउंट को कैसे यहाँ पर यूज़ करें, कैसे यहाँ पर एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली यूज़ करें, ठीक है। सो उसी को बोलते हैं आउटकम बेस्ड बजटिंग, आउटकम बेस्ड बजटिंग। देन जेंडर बेस्ड बजटिंग, जो जेंडर बेस्ड बजटिंग होता है, हर मिनिस्ट्री जब अपना बजट प्रिपेयर कर रही होती है, सो उसमें एक सेपरेट डॉक्यूमेंट होता है जो कि विमेन सेंट्रिक स्कीम्स पर एक्सपेंडिचर बताता है, मींस विमेन सेंट्रिक स्कीम्स पर एक्सपेंडिचर बताता है, उसको बोलते हैं जेंडर बेस्ड बजटिंग। अब ये जो जेंडर बेस्ड बजटिंग है, जो सेपरेट डॉक्यूमेंट होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए है, इसके बीच में 100% एक्सपेंडिचर होता है वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स पर, जो वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स होती हैं उसके ऊपर 100% एक्सपेंडिचर होता है। एंड जो पार्ट बी होता है उसमें 30% या फिर 30% से ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स पर। बाकी जो 70% है, ठीक है, वो मे बी चाइल्ड के ऊपर किया जा सकता है, मे बी बॉयज़ के ऊपर किया जा सकता है, मे बी हमारे फार्मर्स के लिए किया जा सकता है, किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है। सो अगर आपको पूछे कि जेंडर बेस्ड बजटिंग जो है वो कम्प्लीटली वुमेन के लिए होता है, सो वो दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग, बिकॉज सिर्फ पार्ट ए जो है वो वुमेन के लिए 100%,
पार्ट बी 30% या फिर 30% से ज़्यादा वुमेन के लिए है। इसमें कोई और भी हो सकता है, हमारे सोल्जर हो सकते हैं, हेल्थ वर्कर्स हो सकते हैं, हमारा किसान हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देन टैक्सेस। टैक्सेस दो तरह के टैक्स होते हैं, वी ऑल नो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है इसका इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट सेम पर्सन पे होता है। इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट सेम पर्सन पे होता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इसकी एग्जांपल है। हमारा इनकम टैक्स, अब इनकम आपकी है, आप अर्न कर रहे हो, सो टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। सो दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स, सेम पर्सन पे हो रहा है, उसका इंसिडेंस भी, उसका इम्पैक्ट भी। ऑन अदर हैंड आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट अलग अलग पर्सन पे होता है। फॉर एग्जांपल जीएसटी। जीएसटी जो था, जब जीएसटी प्रोडक्ट के ऊपर लगी, ठीक है, जब जो रॉ मटेरियल बनाने वाला था उसने क्या किया, जब उसने रॉ मटेरियल परचेज़ किया उसने जीएसटी पे किया। बाद में उसने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाया, उसने उसमें जीएसटी ऐड कर दिया। अब इसको क्या मिलेगा, इसको आपका वो रिटर्न में मिल जाएगा, जीएसटी रिटर्न मिल जाएगा इसको। जो इसने जीएसटी फिल किया था ऑलरेडी रॉ मटेरियल के ऊपर, वो इसको रिटर्न मिल जाएगा। सो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट अलग अलग पर्सन पे है। जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें जीएसटी लगेगा, वो पास ऑन किसके ऊपर हो जाएगा, हमारे कंज्यूमर पर। जो इसको परचेज़ करेगा प्रोडक्ट को, वो जीएसटी पे करेगा 18%, 12%, 28%, जितना भी होगा। सो इंसिडेंस अलग पर्सन पे हुआ, इम्पैक्ट अलग पर्सन पे हुआ। इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एंड जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। ये रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये याद रखना दोनों के बीच में डिफरेंस। नाउ प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स नाम से क्लियर है, प्रोपोर्शन। इसमें सभी को सेम परसेंटेज ऑफ देयर इनकम एज ए टैक्स पे करना पड़ता है। प्रोपोर्शनल टैक्स में प्रोपोर्शन है ना, प्रोपोर्शन की बात करें। फॉर एग्जांपल 1/5, 1/10, 1/3, कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट ने बोला कि सभी को 10% टैक्स पे करना है अपनी इनकम के ऊपर। अब पर्सन ए की इनकम जो है वो 10,000 है, पर्सन बी की इनकम जो है वो 1 लाख है, पर्सन सी की इनकम जो है वो 5 लाख है। अब इन सबको 10% पे करना पड़ रहा है। इसके लिए 10% होगा 1,000, इसके लिए 10,000, इसके लिए कितना हो जाएगा 5 लाख वाले के लिए 50,000। सो सबके लिए परसेंटेज सेम है बट अमाउंट डिफरेंट है। जो 10,000 वाला है, जिसकी 10,000 इनकम है, उसके लिए 1,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। 1,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। ऑन अदर हैंड जो 5 लाख वाला है उसके लिए 50,000 इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा, बिकॉज उसके पास 4,50,000 स्टिल बचे हुए हैं, स्टिल लेफ्ट, उसको खर्च कर सकता है। सो प्रोपोर्शनल टैक्स जो होता है ये सेम होता है सबके ऊपर, परसेंटेज इसकी सेम होती है सबके ऊपर। देन रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव नाम से क्लियर है, मीन्स अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो ये डिक्रीज़ होगा। रिग्रेसिव आपने सोचा होगा ना, सुना होगा कि तुम रिग्रेसिव मेंटालिटी के हो, मीन्स आप पीछे जा रहे हो, बैकवर्ड जा रहे हो। सो जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो टैक्स डिक्रीज़ हो जाता है, उसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। एंड ये परसेंटेज में डिक्रीज़ नहीं होता, परसेंटेज इसकी सेम रहती है, बट आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, इसीलिए जो टैक्स का अमाउंट है वो आपके लिए अब इनसिग्निफिकेंट हो गया। आपके लिए वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं रहा। पहले आपकी इनकम थी 10,000, आप 10% पे करते थे, मीन्स 1,000 पे करते थे। अब आपकी इनकम होगी 10 लाख, उसका 10% 1 लाख आप पे करोगे, बट आपके पास स्टिल कितना बच रहा है 9 लाख। पहले आपके पास सिर्फ 9,000 बच रहा था। सो अब ये 9,000 के कंपैरेटिवली 9 लाख इज़ अ बिगर अमाउंट, है ना। सो आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई एंड आपका टैक्स डिक्रीज़ हो गया, आपका टैक्स डिक्रीज़ हो गया। सेम अमाउंट ऑफ टैक्स हर इंसान पे करता है रिग्रेसिव टैक्स में। गवर्नमेंट ने बोला कि आपकी इनकम कोई भी हो, आप 1,000 रुपीज़ टैक्स पे करोगे हर साल। अब जो जिसकी इनकम ईयरली इनकम जिसकी फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख है वो 1,000 पे कर रहा है, जिसकी 10,000 है वो भी 1,000 पे कर रहा है, जिसकी 50 लाख है वो भी 1,000 पे कर रहा है। अब 50 लाख वाले के लिए 1,000 कुछ नहीं है, 10 लाख वाले के लिए 1,000 कुछ नहीं है, बट जो सिर्फ 10,000 अर्न कर रहा है उसके लिए तो 1,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। दैट्स वाई रिग्रेसिव टैक्स इसको बोलते हैं। आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई, टैक्स डिक्रीज़ हो गया आपके ऊपर। एंड प्रोग्रेसिव टैक्स, ये उसका उल्टा होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स भी इंक्रीज़ होता है। गवर्नमेंट ने बोला कि जिसकी 7 लाख इनकम है वो पे करेगा 5%, जिसकी 10 लाख है वो 10%, जिसके 15 लाख है वो 15%। सो जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है।
इसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव टैक्स, इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। देन प्रिजम्पटिव टैक्स, प्रिजम्पटिव मीन्स प्रिज्यूम कर लेना, कुछ कोई चीज़ प्रिज्यूम कर लेना कि वो चीज़ ऐसी है। अब होता क्या है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उनकी सैलरी फ़िक्स है। अब कंपनीज़ हैं वो फिक्स प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। फिक्स मीन्स हर साल उनकी कुछ ना कुछ सेल हो रही है, तो एक रेंज के अंदर उनका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई वो इनकम टैक्स ईजिली पे कर सकती हैं। ऑन अदर हैंड कोई फ्रीलांसर है, कोई फ्रीलांसर है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, कोई यू कैन से क्रिकेटर है, या फिर कोई फिल्म स्टार है जिसकी इनकम फिक्स नहीं है, जिसकी इनकम फिक्स नहीं है। सो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर प्रिजम्पटिव टैक्स लगाती है। प्रिजम्पटिव, गवर्नमेंट ये प्रिज्यूम कर लेती है कि एक्स परसेंटेज उसकी इनकम का जितना भी वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो 10 लाख जनरेट कर रहा है एक साल में, चाहे 10,000 जनरेट कर रहा है, जितना भी कर रहा है, गवर्नमेंट ये बोलेगी कि इसका जो 30% अमाउंट होगा, कुछ भी अमाउंट कितना भी आप अर्न कर रहे हो, उसका 30% जो होगा हम उसको एज अ प्रॉफिट अज्यूम करेंगे। गवर्नमेंट क्या करेगी, उस 30% को प्रॉफिट अज्यूम करेगी एंड उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा, उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। इसी को बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्स। ये कब लगता है, जब आपकी इनकम फिक्स नहीं होती, ठीक है, जब आपकी इनकम फिक्स नहीं होती उसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव। उस इनकम के ऊपर लगता है आपका प्रिजम्पटिव टैक्स, प्रिजम्पटिव टैक्स। आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। देन एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स मीन्स आपने पहले ही टैक्स दे दिया। जो एडवांस टैक्स कब लगता है, इसके नाम से क्लियर है वैसे, ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले ही आप टैक्स पे कर देते हो एंड ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है। इसकी एग्जांपल क्या है अपना TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई सैलरी, उसकी सैलरी आती है, उसकी सैलरी में से ऑलरेडी TDS कट जाता है, या फिर आपने कोई अपने अकाउंट में से आपने 1 करोड़ रुपीज़ आपने अपने अकाउंट में से निकलवाए। हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लो कि आपके पास 1 करोड़ आपके अकाउंट में एक्चुअल में है। अगर एक्चुअल में होते तो आप UPSC ना करते बाय द वे, बट जस्ट अज्यूम कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपीज़ थे, आपने उसको विड्रॉ करवाया एंड जब आप करोड़ में अमाउंट विड्रॉ करवाते हो तो आपको TDS पे करना पड़ता है, ठीक है। उसके ऊपर 1% TDS होता है, 1% 2%। सो उसी टाइम ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से जो 1% होगा अमाउंट वो डिडक्ट हो जाएगा एंड वो है एडवांस टैक्स। बिकॉज अभी तो फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, वो एंड हुआ नहीं, आपने ऑलरेडी पहले ही अपना टैक्स पे कर दिया, उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। दैन टोबिन टैक्स, जब आप करेंसी को कन्वर्ट करवाते हो, आपने रुपीज़ से, आपने फ़ॉरेन जाना था, US जाना था आपने घूमने के लिए, पढ़ने के लिए या फिर सेटल होने के लिए। सो आपने लगाए 25 लाख, उसको कन्वर्ट करवाया आपने USD में, US डॉलर में। तो जब इसको कन्वर्ट करवाओगे, इसका कुछ परसेंटेज होगा, 1% 2% जितना भी होगा, वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं टोबिन टैक्स, उसको हम टोबिन टैक्स बोलते हैं। देन कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये किसके ऊपर लगता है, जो नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ होती हैं हमारे कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज में, हमारा कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज होता है, उसके ऊपर नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ लिस्टेड होती हैं। उसके ऊपर जब आप उन कमोडिटीज़ को परचेज़ करते हो, सेल करते हो, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। सो इतना एग्जॉस्टिव नहीं है मे बी, बिकॉज हमने ये चीज़ें पहले भी पढ़ी थी लास्ट इकॉनमी वाली क्लास में। लास्ट मीन्स जब हम CAPF के लिए देख रहे थे उस टाइम हमने ये सब किया था, ठीक है। सो एग्जॉस्टिव लग रहा है तो आप इसको 2 सेशन में देख सकते हो, आधी वीडियो आज देख लो, आधी कल देख लो, या फिर सुबह देख लो, शाम देख लो, ऐसे करके गैप में देख सकते हो। तो अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। दैट इज़ सो दिस इज़ फॉर टुडे, आज के लिए इतना रखते हैं एंड इन नेक्स्ट पार्ट हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज़ ये फिजिकल पॉलिसी वाला ना लंबा है थोड़ा, इसमें हम ब्लैक मनी भी पढ़ेंगे, अलग अलग टैक्सेस हैं, GST है, कौन सी चीज़ सब्सिड्यूम हुई, कौन सी नहीं हुई। सो वो उसके लिए लंबा जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई हम इसी को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ एंड कुछ डाउट हो आपका, क्वेश्चन हो, आप कमेंट में बता देना, ठीक है, कमेंट में बता देना। एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ डू subscribe this platform, it gives me some motivation and hope to make new videos,
and it also work as a kind of incentive for me, because it's a two-way transaction. If I am giving something, then it is expected to receive something, है ना, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिसीव समथिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा बैटमैन लगाया था बिकॉज आई लव बैटमैन, मुझे देखना पसंद है, सो ऐसे ही लगा दिया था, कुछ स्पेशल नहीं है, बस पसंद है इसलिए। मेरी टी शर्ट सब कुछ इसी रिलेटेड होता है, सो इट्स ओके। एंड इफ़ यू डोंट लाइक दिस आई विल रिमूव दिस, नॉट एन इशू एट ऑल। ठीक है, सो तब तक आप अपना रिवाइज करते रहिए। विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। एंड पॉलिटी वाला जो है वो जल्दी ही आएगा, बिकॉज कल एंड सैटरडे संडे जो है, दिस टुडे ही सैटरडे है ना, 12:15 हो गए ऑलरेडी। सो कल संडे जो है वो ऑफ होगा, संडे कोई वीडियो नहीं आएगा बिकॉज मुझे आउट ऑफ टाउन जाना है। एंड कंटेंट इज़ रेडी, तो वो वीडियो बना नहीं पाऊँगा वहाँ पे मैं, बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी शोर होगा। फॉर दैट रीज़न संडे को कोई वीडियो नहीं आएगा। एंड मंडे को आई विल ट्राई कि पॉलिटी एंड इकॉनमी का साथ में दे दूँ। ठीक है, एक पॉलिटी का एंड एक इकॉनमी का। ठीक है, आई विल ट्राई कि इनका साथ में हो। सो दिस वॉज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।